हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्निंग ऑफ द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो, वो भी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं आपके आईसीएसई क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 एलिमेंट्स, कॉम्पाउंड्स, मिक्सचर्स का बचे हुए कॉन्सेप्ट्स को फटाफट हम लोग देख लेंगे इस वीडियो में। ओके, तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ने आपके एलिमेंट्स, कॉम्पाउंड्स और मिक्सचर के बेसिक्स जो थे वो सारे हम लोग ने एक बार गो थ्रू कर लिया था। आपके अगर नॉलेज में अगर कहीं पर गैप रह गया होगा तो वो आप फिल कर सकते हो, क्योंकि प्रीवियस 2 क्लासेस से हम लोग इनके बारे में पढ़ चुके हैं। दोनों भी क्लासेस में कंजिक्यूटिवली क्लास 6 और क्लास 7 में हम लोग ने एलिमेंट्स, कॉम्पाउंड्स और मिक्सचर्स के बेसिक पढ़ लिए। ओके, तो अब इस वाले वीडियो में भी हम लोग जो भी चीजें कवर करेंगे वो भी आप ऑलरेडी आपके क्लास 6 और क्लास 7 में पढ़ चुके हैं, पर फिर भी हम लोग को एक बार गो थ्रू करना है, ताकि यहां से आगे बढ़ेंगे हम लोग जब चैप्टर नंबर 4 पर जाएंगे क्लास 8 में ही, या फिर क्लास 9 में, 10th में, जब भी आगे, अब यहां से आगे जब बढ़ रहे हैं हम लोग, ओके, हमारे एलिमेंट्स, कॉम्पाउंड, मिक्सचर के कॉन्सेप्ट्स एकदम रॉक सॉलिड होने चाहिए। ओके, हिलने नहीं चाहिए बिल्कुल। तो इसीलिए हम लोग इससे गो थ्रू कर रहे हैं। तो अब हम लोग इस वीडियो में मिक्सचर्स के बारे में थोड़ा और अच्छे से जितना भी हम लोग ने चीजें सीखे हैं वो हम लोग फिर से एक बार गो थ्रू कर लेंगे। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं एंड लेट्स रॉक। तो कौन से टॉपिक से हम लोग एक बार गो थ्रू करने वाले, वो की सबसे पहले टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स फटाफट एकदम। उसके बाद सेपरेशन टेक्निक्स, तो उसमें भी देखो ये सारे हम लोग टेक्निक्स एक बार देख लेंगे। सब्लिमेशन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। अब ये ओके, ये वाला सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन वाला टेक्निक थोड़ा सा नया है पर काफी सिंपल सा है। ओके, ये हम लोग करके भी देखेंगे। इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूजिंग सेपरेटिंग फनल, ये सारे आप पहले भी पढ़ चुके हैं। और क्रोमैटोग्राफी भी बाकायदा आप पहले पढ़ चुके हैं आपकी क्लास 7 में। ओके, पेपर क्रोमैटोग्राफी, करेक्ट। चलो तो शुरुआत करते हैं हम लोग हमारे टाइप्स ऑफ मिक्सचर से। ओके, तो हम लोग अब मिक्सचर के टाइप्स पर आते हैं बेस्ड ऑन देयर कंपोजिशन। मतलब मिक्सचर का कंपोजिशन की बात कर रहे हैं हम लोग। मिक्सचर के 2 टाइप्स है भाई साहब, पता है हमें, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, करेक्ट। पर अब थोड़ा समझ भी लेते हो कि हम लोग गो थ्रू कर रहे हैं, पर मैं आपके नॉलेज के गैप को फिल करने की पूरी कोशिश करूंगा। कॉन्सेप्ट्स को मैं पक्का समझाते चलूंगा। ओके, मुझे पता है कि आप पढ़ चुके हैं, फिर भी हम लोग एक बार फिर से कॉन्सेप्ट्स को गो थ्रू करेंगे। तो होमोजीनियस मिक्सचर मतलब क्या? इन मिक्सचर्स में कंपोजिशन जो होता है, ओके, यूनिफॉर्म होता है। ओके, इसका मतलब क्या होता है? देखो, जब हम लोग मिक्सचर की बात कर रहे हैं तो सपोज अब ये शुगर और वाटर का मिक्सचर है। ओके, शुगर का सॉल्यूशन कह सकते हो हम लोग, या फिर शुगर और वाटर का मिक्सचर। शुगर मैंने डाला पानी में, घोल दिया, तो हमको शुगर और वाटर का मिक्सचर मिला। अब इस मिक्सचर में आप देख सकते हो कि शुगर और वाटर के जो पार्टिकल्स है, ओके, ऐसा नहीं है कि कहीं पर शुगर के पार्टिकल ज्यादा है, कहीं पर शुगर के पार्टिकल्स कम है, ऐसा कुछ नहीं है। शुगर और वाटर के पार्टिकल्स सारी जगह पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, जब ऐसा कभी होगा मिक्सचर में कि भाई मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स है वो सारे जगह पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वो मिक्सचर को हम लोग कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। अब जिस मिक्सचर में कंपोजिशन ओके, तो होमोजेनियस कहते हैं। और जब ऐसा हो, ओके, मतलब कंपोनेंट जो है मिक्सचर के वो सारे जगह पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम लोग कहते हैं उसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म है। ओके, तो हेट्रोजेनियस मिक्सचर में कंपोजिशन क्या है भाई? यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म नहीं है मतलब अब उल्टा जाओ, मतलब जो भी कंपोनेंट्स है मिक्सचर के, ओके, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ओके, तो अगर हम लोग इस मिक्सचर को देखेंगे, ऑयल और वाटर के मिक्सचर को, तो ऑयल जो है ये कंपोनेंट है एक मिक्सचर का, एक कंपोनेंट है, वाटर दूसरा कंपोनेंट है मिक्सचर का, पर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है क्या? नहीं। कई जगह, कुछ जगह पे ऑयल ज्यादा है, दिख रहा है आपको, इस पोर्शन में ऑयल ही ऑयल है, इस पोर्शन में वाटर ही वाटर है। ओके, तो सारे मिक्सचर में ऑयल और वाटर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो क्या फिर? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं मतलब कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं है। कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं है मतलब हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। क्लियर, समझ में आ गई बात? तो कोई भी आप मिक्सचर देख के आप बता सकते हो कि भाई होमोजेनियस है या हेट्रोजेनियस है। ओके, मतलब आपको समझ में आ जाएंगे, आपको कॉन्सेप्ट पता है अब, तो आप बता सकते हो कि भाई होमोजेनियस मिक्सचर है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर है या नहीं है। क्लियर? अब आगे, बेस्ड ऑन द स्टेट्स ऑफ कंपोनेंट्स। ओके, देख के ही बता सकते हो, ऐसा नहीं है। ओके, आपको कॉन्सेप्ट तो पता है, तो अगर आपको किसी ने बता दिया कि भाई इसमें कंपोजिशन यूनिफॉर्म है, तो आप फटाक से बोल सकते हो होमोजेनियस है। कंपोजिशन नॉन यूनिफॉर्म है तो आप बोल सकते हो हेट्रोजेनियस है। ओके, और यहाँ पर हम लोग को देख के भी पता चल सकता है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर के केस में भी। ओके, होमोजेनियस मिक्सचर के केस में भी हमको देख के पता चल सकता है, तो हम लोग देख के बता सकते हैं बिल्कुल। ओके, या फिर आपको मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी ने आपको बता दिया कि भाई कंपोजिशन के बारे में मिक्सचर के, तो भी आप बता सकते हो।
क्लियर? चलो, अब बेस्ड ऑन द स्टेट्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, तो जो हमारे मिक्सचर के कंपोनेंट्स है उनकी स्टेट के आधार पर हम लोग ने मिक्सचर के टाइप्स देखते हैं। तो अगर हमारे मिक्सचर के कंपोनेंट्स का स्टेट दोनों भी कंपोनेंट्स का स्टेट सॉलिड सॉलिड है तो हम लोग उनको सॉलिड सॉलिड मिक्सचर कहते हैं। ओके, दोनों भी कंपोनेंट का स्टेट अगर लिक्विड लिक्विड है तो हम लोग लिक्विड लिक्विड मिक्सचर कहते हैं। अगर दोनों में से एक का सॉलिड है एक का लिक्विड है तो हम लोग उसको सॉलिड लिक्विड मिक्सचर कहते हैं। सिंपल टाइप है। पर अब इस टाइप को हम लोग हमारे प्रीवियस कंपोजिशन वाले कॉन्सेप्ट से जोड़ेंगे। ओके, प्रीवियस जो मिक्सचर का क्लासिफिकेशन था बेस्ड ऑन कंपोजिशन उससे जोड़ेंगे और फिर एक नया अलग चीज समझेंगे। ओके, वो जो कि है देखो सॉलिड सॉलिड होमोजेनियस मिक्सचर। मतलब अब ऐसा मिक्सचर, ऐसा होमोजेनियस मिक्सचर जिसमें कंपोनेंट सॉलिड सॉलिड होने चाहिए, दोनों भी कंपोनेंट सॉलिड होने चाहिए, तो वो होता है एलॉय। ओके, फॉर एग्जांपल ब्रास का ही ले लो या फिर ब्रॉन्ज ले लो। ओके, तो इनमें अगर आप देखोगे ब्रास बना हुआ है कॉपर और जिंक से, ब्रॉन्ज बना हुआ है कॉपर और टिन से। तो ये जो कॉपर और जिंक है या फिर कॉपर और टिन है, इनको मस्त मेल्ट करके एकदम घोल दिया है एक दूसरे के अंदर अच्छे से, इस तरह से कि भाई इन कॉपर और जिंक के जो पार्टिकल्स है सारे जगह पर, ओके, मिक्सचर में सारे जगह पर समान तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर समान तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है मतलब होमोजेनियस, कंपोनेंट सॉलिड सॉलिड है मिक्सचर के, तो सॉलिड सॉलिड होमोजेनियस, सॉलिड सॉलिड होमोजेनियस, यही लॉजिक लगाना है। आपको एक बार लॉजिक समझ में आ गया, अब बढ़ते आगे फटाफट एग्जांपल्स देखते हैं। तो सॉलिड सॉलिड हेट्रोजीनियस, ओके, कंपोनेंट सॉलिड सॉलिड पर कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होना चाहिए। सैंड और शुगर, चलो तो सैंड में अगर लूंगा, शुगर में लूंगा, ओके, अगर मैंने सैंड ले लिया उसमें शुगर डाल दिया, ओके, मिक्स करने की कोशिश की, फिर भी कई जगह पर ऐसा हो जाएगा कि सैंड ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा बहुत शुगर ज्यादा हो जाएगा इधर थोड़ा, ओके, तो इधर उधर तो चीजें होंगी ही। क्लियर? एकदम यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होंगे वो। क्लियर? तो सैंड और शुगर हेट्रोजीनियस सॉलिड सॉलिड मिक्सचर हो जाएगा। क्लियर हो गया बात? फिर सॉलिड लिक्विड होमोजीनियस। सॉलिड लिक्विड होमोजीनियस मतलब अब होमोजीनियस है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन या फिर यूनिफॉर्म कंपोजिशन, और सॉलिड लिक्विड तो सॉल्ट और वाटर, करेक्ट। अगर जब मैं सॉल्ट और वाटर को मिक्स करूंगा तो देखो ये सॉलिड लिक्विड मिक्सचर है, होमोजीनियस भी है। मिक्स करने के बाद सारे जगह पर सॉल्ट और वाटर के पार्टिकल्स हमें यूनिफॉर्मली दिखेंगे, मतलब यूनिफॉर्मली प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? ऐसा नहीं होता कि सॉल्ट का पार्टिकल्स कई जगह पे ज्यादा है और वाटर के पार्टिकल्स और सॉल्ट के पार्टिकल्स कई जगह पे कम है, ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, होमोजीनियस। वैसे सॉलिड लिक्विड हेट्रोजीनियस। अब हेट्रोजीनियस के बाद मतलब उल्टा, परफेक्टली उल्टा। तो सैंड और वाटर, देखो सैंड वाटर में क्या होता है, नीचे धंस जाता है, ओके, सेडिमेंट हो जाता है, उसका सेडिमेंटेशन हो जाता है। ओके, तो नीचे के पोर्शन में सैंड के पार्टिकल्स आपको बहुत ज्यादा रहेंगे, मिलेंगे, ओके, और पानी के पार्टिकल्स कम मिलेंगे। ऊपर के पोर्शन में आपको सैंड के पार्टिकल्स कम मिलेंगे, पानी के पार्टिकल्स ज्यादा मिलेंगे। करेक्ट? राइट, समझ में आ गई बात आपको? यहाँ पर ग्लास में अगर आपने पानी लिया, सैंड डाल दिया तो नीचे डस जाएगा। तो यहाँ पर सैंड ज्यादा है, यहाँ पर सैंड कम है, यहाँ पर वाटर ज्यादा है, यहाँ पर वाटर कम है, तो ऐसे कम ज्यादा कंपोजिशन होगा। ओके, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि सैंड और वाटर के पार्टिकल्स नहीं है, तो ये हेट्रोजीनियस हो गया। और सॉलिड लिक्विड है तो सॉलिड लिक्विड हेट्रोजीनियस। क्लियर? आगे लिक्विड लिक्विड होमोजीनियस, अल्कोहल और वाटर, ये एग्जाम्पल है इसका। देखो अल्कोहल पानी में एकदम मस्त घुल जाता है, ओके, घुल जाता है इस तरह से कि हम अल्कोहल और वाटर के जो पार्टिकल्स है सारी जगह पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो होमोजीनियस हो गया। लिक्विड 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 तो होमोजीनियस लिक्विड लिक्विड, करेक्ट। वैसे ही हेट्रोजीनियस लिक्विड लिक्विड क्या होगा, ऑयल और वाटर। थोड़ी देर पहले तो देखा था हेट्रोजीनियस मिक्सचर में ऑयल का एग्जाम्पल, ओके, ऑयल और वाटर का एग्जाम्पल। तो ऑयल और वाटर हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है जिसमें कंपोनेंट्स के स्टेट देखो लिक्विड लिक्विड, तो लिक्विड लिक्विड हेट्रोजीनियस। क्लियर हो गई बात? ओके, तो अब हम लोग आते हैं सेपरेशन टेक्निक्स पर। तो हम लोग सेपरेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं भाई? मिक्सचर जो है, जो बना हुआ है, जिन कंपोनेंट्स है उनको सेपरेट करने के लिए। सिंपल लॉजिक है। तो शुरुआत कर रहे हैं हम लोग सब्लिमेशन से। अब सब्लिमेशन हम लोग कब यूज करते हैं वो आपको समझना जरूरी है। तो ये सब्लिमेशन हम लोग ने क्लास 6 में ही पढ़ लिया है, ओके। तो कब यूज करते हैं हम लोग? जब हमारे पास सॉलिड सॉलिड मिक्सचर हो और उसमें से एक सॉलिड जो है वो सब्लिमेशन शो कर रहा हो, या फिर वो सब्लाइम हो सकता है तो, ओके, या फिर उसका सब्लिमेशन हो सकता है तो, करेक्ट। तो सब्लिमेशन क्या होता है भाई? सिंपली प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस उसके सॉलिड स्टेट से टक करके उड़ के डायरेक्टली गैसियस स्टेट में पहुंच जाता है बिना लिक्विड स्टेट को छुए, उसको कहते हैं सब्लिमेशन। ओके, प्रोसेस इन विच सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली गेट्स कन्वर्टेड इनटू द गैसियस स्टेट, ओके, विदाउट पासिंग थ्रू इट्स लिक्विड स्टेट। क्लियर? कैम्फर, नैफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, ये सारे सब्लिमेशन शो करते हैं। ओके, अब सपोज मेरे पास है भाई अमोनियम क्लोराइड का
और भाई सॉल्ट का मिक्सचर। ओके, अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट का मिक्सचर मैंने क्या किया, उसको ऐसे चाइना डिश में ले लिया मैंने। ओके, और इसमें लेने के बाद मैंने बर्नर लिया, चालू नहीं किया अभी तक बर्नर। ओके, क्यों? क्योंकि मैं ऊपर ऐसे एक फनल ले रहा हूँ। ओके, ऐसे, और उल्टा फनल ले रहा हूँ, ऐसे उल्टा। ठीक है, तो ऐसे मैंने उल्टा फनल बरोबर चाइना डिश के ऊपर रख दिया इस तरह से कि भाई वो चाइना डिश को पूरा का पूरा कवर कर रहा है ऊपर से, कहीं से भी कुछ हवा जाने के कोई चांस नहीं है। ओके, और ऊपर मैं कॉटन प्लग लगा रहा हूँ। देखा, कॉटन प्लग लगा दिया मैंने, इन्वर्टेड फनल ले लिया। ओके, चाइना डिश में मैंने अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट का मिक्सचर ले लिया। ओके, अब मैंने क्या किया, मुझे इनको सेपरेट करना है। कैसे सेपरेट करूंगा? क्यों मैं ये सब कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है अमोनियम क्लोराइड सब्लिमेशन शो करेगा, सॉल्ट नहीं करेगा। तो जब मेरे सॉलिड सॉलिड कंपोनेंट, मतलब सॉलिड सॉलिड मिक्सचर में जब दो कंपोनेंट में से कोई एक कंपोनेंट, ओके, कोई एक भी नहीं, कोई एक कंपोनेंट सब्लिमेशन शो कर रहा है, तो मैं सब्लिमेशन यूज करूंगा। अब क्या करना है, मुझे बर्नर शुरू करना है, इसका सब्लिमेशन होने देना है अमोनियम क्लोराइड का। तो ये सब्लिमेशन होगा मतलब क्या होगा, इसके वेपर्स ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे और सॉल्ट बेचारा नीचे ही रह जाएगा। तो अमोनियम क्लोराइड सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदल गया। ओके, सॉल्ट तो वैसे का वैसे रह गया, और ये सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदलने के बाद अमोनियम क्लोराइड वैसे ही चुपचाप नहीं बैठता, ऊपर ऊपर जब जाता है ना, अब यहाँ पर टेम्परेचर गर्म, हीट ज्यादा है ना, इसलिए गैस स्टेट में, और ऊपर जाएगा तब फनल की यहाँ पर नेक के पास यहाँ पर फनल ठंडा है। तो हमें पता है कि भाई जब अगर ऐसे वेपर्स अमोनियम क्लोराइड के अगर ऊपर जाएंगे और उनको अगर ठंडा एटमॉस्फेयर मिल जाएगा, जैसे कि आप कई गर्मी के जगह से ठंडे वाली जगह में जाओगे तो कैसे सुकून आएगा आपको, वैसे ही इन अमोनियम क्लोराइड के वेपर्स को गर्मी वाले जगह से ठंडी वाली चीज में गए तो इनको वो इच्छा होती है कि भाई हम फिर से सॉलिड स्टेट में आ जाए। ओके, गैस स्टेट से सॉलिड स्टेट में आ जाए, सॉलिड से गैस में चले गए, अब हम लोग फिर से भाई हमारे प्रीवियस ओरिजिनल स्टेट में जाते हैं, सॉलिड स्टेट में। इसको क्या कहते हैं हम लोग, गैस स्टेट से सॉलिड स्टेट में जाने को डिपोजिशन। ओके, तो सारी चीजें आपको देखो लिंक होते ही रहेगी। ओके, तो आपका अगर कहीं पर भी कुछ भी गैप रह गया होगा आपके कॉन्सेप्ट में, तो वो आपको यहाँ पर अब हो जाएगा क्लियर। ओके, चलो, तो यहाँ पर क्या होगा, वेपर्स जो है ऊपर जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे और यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएंगे। ओके, सॉरी, सॉलिड बनेगा और सॉलिड यहाँ पर डिपॉजिट होगा। ओके, वेपर ऊपर जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, सॉलिड यहाँ पर डिपॉजिट होगा नेक की तरफ फनल के। ओके, और हम लोगों ने प्लग क्यों लगा के रखा, क्योंकि भाई हमारे वेपर्स भाग ना जाए, इसलिए कॉटन प्लग लगाए। कई बार पूछ सकते हैं भाई कॉटन प्लग लगाया ही क्यों है, वो पता भी होना चाहिए हम लोग लगा क्यों रहे कोई चीज को। ओके, वैसे ही कोई भी चीज करने के पीछे कुछ ना कुछ तो वजह होती है, तो वजह समझनी है बस, इसी को साइंस कहते हैं। ओके, चलो, तो हमारा क्या हुआ, सॉल्ट तो यहाँ पर नीचे बच गया, रह गया, ऊपर अमोनियम क्लोराइड के वेपर्स फिर से ऊपर ठंडे होकर फिर से सॉलिड अमोनियम क्लोराइड बन गए। तो ऊपर सॉलिड अमोनियम क्लोराइड, नीचे सॉल्ट। हम लोग क्या करेंगे, स्क्रैप करेंगे इस फनल को। ओके, मतलब तो इस सॉल्ट को अलग कर लेंगे, इसको स्क्रैप करके अमोनियम क्लोराइड को अलग कर लेंगे, तो सॉल्ट अलग अमोनियम क्लोराइड अलग कर दिया ना, अलग अलग दोनों के मिक्सचर में से उनको। ओके, तो नए वाले कुछ टेक्निक पर आते हैं, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन वाला। ओके, अभी हम लोग ने सब्लिमेशन देख लिया था, तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में हम लोग क्या करते हैं, सिंपली इस टेक्निक का तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास दो सॉलिड्स है। अब दो सॉलिड जो है, इनमें एक सॉलिड जो है वो सोल्यूबल होना चाहिए पर्टिकुलर लिक्विड में, और दूसरा जो है वो इनसोल्यूबल होना चाहिए उसी पर्टिकुलर लिक्विड में। जैसे कि आप सपोज हम लोग ने एग्जांपल लिया कैल्शियम कार्बोनेट और NaCl। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि कैसे इनको सेपरेट करना है यूजिंग द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। मैं आपको करके दिखाऊंगा। ओके, तो देखो हम लोग सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड करने वाले हैं, तो सिंपली क्या करना है, देखो मेरे पास ये कैल्शियम कार्बोनेट का पाउडर है, ये है मेरे पास सोडियम क्लोराइड। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं मिक्स कर रहा हूं, तो इसको मैंने सोडियम क्लोराइड के साथ मिक्स कर दिया, कैल्शियम कार्बोनेट। अब चलो मैं इसको हाथ से ही सब पूरा थोड़ा सा उसको अंदर मिक्स कर देता हूं। ठीक है, अब ये बन गया मिक्सचर मेरा। अब बहुत दिक्कत होगी भाई इसको अलग करने के लिए, पर ये सिंपली हम लोग क्या करेंगे, अब देखो हमको पता है इसमें से एक जो है वो पानी में सोल्यूबल है, सोडियम क्लोराइड, दूसरा जो है कैल्शियम कार्बोनेट वो सोल्यूबल नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, मैं भाई इस ग्लास में पानी ले रहा हूं, ओके, और मैं जो मिक्सचर है उसको मैं इस ग्लास में जो पानी है उसमें डाल दूंगा, दिख रहा है? ठीक है, थोड़ा बहुत मैंने रख दिया, तो क्या होगा, अब ये जब घुल जाएगा ना, ठीक है, पानी के अंदर, जिसके आप देख सकते हो, देखो, तो थोड़ी देर के लिए हम लोग उसको स्टिल रख देते। तो देखो अब थोड़ी देर के लिए मैंने ऐसे ही रख दिया, ओके, अच्छे से मिक्स कर लिया, तो सॉल्ट तो पूरा का पूरा इसके अंदर घुल गया है। ओके,
अब बचा है नीचे जो आपको दिख रहा है वो है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, मेरे पास देखो ये फिल्टर पेपर है, ओके। तो फिल्टर पेपर यूज कैसा करते हैं, ऐसा सर्कुलर रहता है ना, उसको हम लोग हाफ में ऐसे कर लेते हैं, उसके बाद फिर से फोल्ड करते हैं, तो ऐसा कोन बना लेते हैं। कोन बनाने के बाद ये जो 3 फोल्ड्स है ना फिल्टर पेपर के, दिख रहा है आपको, 1 2 3, इनको एक तरफ रखते, दूसरे तरफ ऐसे, ठीक है। तो ये 3 फोल्ड एक तरफ, 1 फोल्ड इस तरफ। अब मैं क्या करूंगा, देखो फनल का इस्तेमाल करना होता है, पर हम लोग घर में भी ऐसा कर सकते हैं थोड़ा बहुत जुगाड़। तो मैं ऐसे हाथ में इसको पकड़ रहा हूँ, अच्छे तरीके से पकड़ना है ताकि कोई दिक्कत ना हो, ओके। तो उसके बाद अब मैंने देखो नीचे दूसरा ग्लास रखा है, तो मैं क्या करूंगा, अब मैं फिल्टर करूंगा, ताकि फिल्टर करने के बाद मेरा सॉल्ट सॉल्यूशन पूरा नीचे चले जाएगा, पर जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो इधर फंस जाएगा, ओके। चलो तो मैं अब फिल्टर कर लेता हूँ। तो फिल्टर करने के टाइम पर मैं थोड़ा सा मिक्स कर लेता हूँ, तो क्योंकि क्या है, पूरा का पूरा कैल्शियम कार्बोनेट भी मेरा आना चाहिए, ना कि इसमें ही रहे, ओके। तो थोड़ा बहुत हमको फिल्ट्रेशन में उसी से मदद भी होगी, और दोनों अलग अलग जगह से नहीं निकालना पड़ेगा कैल्शियम कार्बोनेट, थोड़ा इधर बच गया थोड़ा इधर बच गया, ऐसा नहीं करना पड़ेगा, सारा का सारा इधर ही इसमें ही आ जाएगा। तो थोड़ा मैंने मिक्स कर लिया, और मैं स्लोली इसको, देखो मैं इसमें से क्या कर रहा हूँ, फिल्टर करवा रहा हूँ, दिख रहा है। तो नीचे सॉल्ट सॉल्यूशन जो है वो ड्रिप हो रहा है इस तरह से, और ऊपर जो बचेगा ना वो कैल्शियम कार्बोनेट का पाउडर बचेगा, ओके। तो धीरे धीरे आप ऐसे थोड़ा थोड़ा करके, एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है, ओके। तो आपको दिख रहा होगा नीचे देखो ग्लास में एकदम ऐसे क्लियर पानी आता रहेगा, वो क्लियर पानी एक्चुअल में सॉल्ट का सॉल्यूशन है, ओके। दिख रहा है आपको, ये देखो। तो थोड़ा बहुत तो टाइम लगता ही है, कोई भी चीज़ ऐसे झटके से नहीं होती, थोड़ा बहुत टाइम लेगा, वो ड्रिप हो जाएगा पूरा पानी। तो हम थोड़ा वेट कर लेते, ठीक है। फिर से मैं बचा हुआ थोड़ा सा, ठीक है। अब थोड़ा जो बचा हुआ है लास्ट वाला भी पोर्शन, वो भी मैं पोर कर देता हूँ। तो देखो मोस्टली जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना वो इसी में बच रहा है, वो आ नहीं रहा है एकदम फटाफट, क्योंकि थोड़ा हेवियर है ना, तो वो सेटल हो रहा है नीचे। तो हमको पूरा का पूरा ये ड्रिप होने तक थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ओके। और ऐसा नहीं कि फिल्टर फास्ट नहीं हो रहा है, देखो आप देख रहे हो नीचे ड्रिप ड्रॉप्स देख रहे हो, फटाफट फटाफट पानी जा रहा है। तो अब तक कितना पानी कलेक्ट हुआ देखो, मतलब अब तक कितना सॉल्ट सॉल्यूशन कलेक्ट हुआ, सिर्फ पानी नहीं है वो ना, सॉल्ट भी है उसमें। तो जब भी कभी हम लोग फिल्टर करेंगे ना, तो हम लोग को एक चीज पे इंश्योर करना है कि जो फनल है अपना, जो फिल्टर पेपर है सॉरी, उसके बाहर पोर नहीं करना है, ओके। बाहर पोर कर देंगे तो थोड़ा बहुत जो कैल्शियम कार्बोनेट के जो पार्टिकल्स है जो हमारे फिल्टर पेपर में फंसने वाले होंगे वो इस सॉल्यूशन में चले जाएंगे, तो हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन जो है वो प्योरली सॉल्ट का सॉल्यूशन नहीं रहेगा, करेक्ट, राइट। तो हम लोग को सेपरेट करना है, तो अच्छे से सेपरेट करेंगे हम लोग एकदम। तो देखो कुछ तो आए नहीं हमारे, तो ऐसे अगर अगर कभी हो गया इन केस, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत और पानी डाल सकते हैं ताकि वो फिर से थोड़ा सा उसमें मिक्स हो जाए, और फिर जो बचा हुआ रहेगा ना उसको हम लोग फिर से फिल्टर कर लेंगे, ओके। तो अब हम लोग फिर से फिल्टर नहीं करेंगे, क्योंकि वो देखो मैं देख पा रहा हूँ काफी ज्यादा अंदर फिल्टर पेपर के अंदर बहुत सारा हमारा जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो फंस गया है फिल्टर पेपर में, ओके। जो नीचे पूरा इतना दिख रहा है आपको वो सॉल्ट सॉल्यूशन है। तो बस हम लोग इतना ही वेट कर लेते हैं अब कि ये जो ऊपर जो फनल में अपना जो सेपरेटिंग अपना जो फिल्टर पेपर में जो पानी है, ओके, सॉल्ट सॉल्यूशन है, वो बस ड्रिप हो जाए, फिर मैं आपको दिखा दूंगा कि हम लोग ने कितना अभी तक कैल्शियम कार्बोनेट फिल्टर पेपर में कलेक्ट कर लिया, ओके। तो आप देख सकते हो, देखो थोड़ा अंदर का पानी कम कम हो रहा है, राइट, दिख रहा है आपको,
ड्रिप हो रहा है पानी, अभी भी ड्रिप हो रहा है, देखो मतलब अभी भी सॉल्ट सॉल्यूशन ड्रिप हो रहा है। चलो तो अब हम लोग देख पाएंगे कि जो कैल्शियम कार्बोनेट इनसोल्यूबल था वो कैसे यहाँ पर कलेक्ट हुआ है। तो बड़े बड़े भी क्रिस्टल्स दिख रहे हैं हमको, और जो छोटा छोटा पाउडर भी था, अब पाउडर है तो डिजोल्व हो सकता था, तो नहीं हुआ है, फिर भी नहीं हुआ है, इसीलिए तो हम लोग बोल रहे हैं ना इनसोल्यूबल है पानी में, राइट। अभी भी देखो एकदम थोड़ा थोड़ा सा पानी ड्रिप हो रहा है, पर अब खत्म हो गया ऑलमोस्ट। ओके, तो आप देख सकते हो, देखो इसके अंदर दिख रहा है आपको। ओके, कितना सारा कैल्शियम कार्बोनेट कलेक्ट हुआ है, बस। तो ये जो है ये तो हम लोग ने कलेक्ट कर लिया। इसमें भी जो था अब बचा हुआ देखो आपको नीचे दिख रहा है, ये भी हम लोग सेम इसी तरह से कलेक्ट कर सकते हैं, फिल्टर कर लेंगे तो बचा हुआ कैल्शियम कार्बोनेट हमारे फिल्टर पेपर में तो आ ही जाएगा। अब क्या करना है, इसके आगे क्या करना है वो हम लोग देखते हैं अब आगे। तो अब सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन करने के बाद हमें जो सॉल्ट का सॉल्यूशन मिलेगा उसको हम लोग उसमें से कैसे सॉल्ट को रिकवर कर सकते, पढ़ लिए हम लोग क्लास 6-7 में, इवेपोरेशन करके। ओके, सिंपली क्या करेंगे हम लोग, हमारा सॉल्ट का और वाटर का सॉल्ट सॉल्यूशन लेंगे। ओके, सपोज मैंने डिश में ले लिया, आपको दिख रहा है यहाँ पर, फिर मैं क्या करूंगा, बर्नर शुरू कर दूंगा। तो होगा क्या, हमारा पानी जो है ओके हीट होने पर क्या होगा, लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में बदलना शुरू हो जाएगा, और धीरे 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 सारा का सारा पानी, जैसे आप देख सकते हो, देखो सारा का सारा पानी ओके निकल जाएगा। ओके, यहाँ पर पूरा देखो, ओके धीरे धीरे करके सारा का सारा का पानी ऐसे नीचे नीचे निकल जाएगा, दिख रहा है आपको, मस्त एकदम। ओके, वेपर्स में बदल जाएगा, तो पानी कम 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 होगा, पानी इवापोरेट ऑफ हो जाएगा। पानी इवापोरेट ऑफ हो गया तो बचेगा क्या हमारा, सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट। करेक्ट। तो इस तरह से हम लोग ने जो हम लोग ने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में शुरू किया था उसको हम लोग ने खत्म इवेपोरेशन में कर दिया। ओके, हम लोग ने अब सॉल्ट को भी रिकवर कर लिया है। तो इसी को कहते हैं हम लोग इवेपोरेशन, राइट। कब यूज करते हैं हम लोग, जब हम लोग को भाई सॉलिड लिक्विड मिक्सचर में से हमको सिर्फ सॉलिड को, जो भी सोल्यूबल सॉलिड है उसको रिकवर करना है तब। ओके, देखो सोल्यूबल सॉलिड है तब, जब उसको हम लोग को रिकवर करना है तब हम लोग इवेपोरेशन यूज करते हैं। लिक्विड की हमें जब परवाह नहीं होती है तब। ओके, सॉलिड लिक्विड होमोजीनियस मिक्सचर। ओके, होमोजीनियस मतलब अब देखो सॉलिड लिक्विड में से सॉलिड सोल्यूबल होगा पानी में, ओके लिक्विड में सॉरी, तो हम फर्क नहीं तो वो होमोजीनियस बन जाएगा कंपोजिशन। ओके, होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा क्योंकि कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो गया होगा। तो इस ऐसे वाले मिक्सचर्स के केस में हम लोग इवेपोरेशन यूज करते हैं तब जब हमें लिक्विड की कोई परवाह नहीं है। ओके, और इवेपोरेशन क्या होता है भाई, सिंपली प्रोसेस होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें सब्सटेंस उसके लिक्विड स्टेट से उड़ के गैसीय स्टेट में चला जाता है, पर जो टेम्परेचर का रेंज है वो होना चाहिए बिलो द बॉइलिंग पॉइंट एंड अबाव द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस। क्लियर क्लियर। तो इवेपोरेशन में मैंने बताया कि क्या होता है भाई, सॉलिड रिकवर होता है, लिक्विड निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर, जैसे हम लोग ने अभी देख लिया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। पर एक सवाल आपके मन में आया होगा, सर अब फिर अगर हमें सॉलिड लिक्विड होमोजेनियस मिक्सचर में से, जैसे आपने अभी बताया कि सॉलिड को रिकवर करना है तो हम लोग सिर्फ सॉलिड को रिकवर करना है तब हम लोग इवेपोरेशन यूज कर सकते हैं, पर अगर मैं चाहता हूं कि मुझे लिक्विड को भी रिकवर करना है तो क्या करना है, वो भी चीज हम लोग पढ़ लिए थे क्लास 7 में, डिस्टिलेशन करना पड़ेगा। क्योंकि डिस्टिलेशन में अगर हमारा सॉलिड लिक्विड होमोजीनियस मिक्सचर है, ओके मैं यहां पर होमो लिख रहा हूं, होमोजीनियस मिक्सचर है अगर, ओके तो डिस्टिलेशन की मदद से हम लोग सिर्फ सॉलिड को ही नहीं तो लिक्विड को भी रिकवर कर सकते हैं। ओके, कैसे, चलो एक बार फिर से गो थ्रू कर लेते हैं डिस्टिलेशन से। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो हम लोग ने लिया है एक राउंड बॉटम फ्लास्क, आपको दिख रहा होगा। अब इस राउंड बॉटम फ्लास्क में मैंने सॉल्ट और वाटर का ओके मिक्सचर ले लिया। देखो सॉल्ट और वाटर हमारा होमोजीनियस मिक्सचर है, ओके जिसमें से अब हमें सिर्फ सॉल्ट नहीं चाहिए इवापोरेट करवा के, वाटर भी चाहिए। तो इसको मैंने लिया, ओके ये ऐसे मैंने एक ग्लास ट्यूब लगा दी कनेक्ट करने वाली, ओके जिसको एक ऊपर ओपनिंग है जिसमें मैंने थर्मोमीटर लगा दिया, दिख रहा है आपको। ओके, दूसरा ओपनिंग मैंने फ्लास्क में फिट कर दिया, तीसरा ओपनिंग जो है मैंने इसको कंडेंसर में लगा दिया। ओके, अब ये जो कंडेंसर है दिख रहा है आपको ऐसे है, ठीक है, इसमें दो ओपनिंग्स है, एक को हम लोग इनलेट कहते हैं, दूसरे को आउटलेट कहते हैं। इनलेट इसको कहते हैं, देखो भाई साहब इनलेट इसको कहते हैं, आउटलेट हम इसको कहते हैं। ओके, बताता हूं मैं क्यों इनलेट आउटलेट इनको ही कहेंगे, नीचे वाले को क्यों इनलेट कहेंगे, ऊपर वाले को क्यों आउटलेट कहेंगे। ओके, चलो आपको दिख रहा है ये अंदर एक ऐसी ट्यूब व्हाइट कलर की,
ओके, ये है जो ट्यूब, ये वो ट्यूब है जिससे हमारी गैस पास होने वाली है, बताऊंगा आगे। ऊपर वाला ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है ब्लू कलर का, इसमें पानी है, क्योंकि इसमें हम लोग पानी भर देंगे। क्यों, वो भी बताता हूँ। चलो पहले सेटअप बता रहा हूँ मैं आपको। फिर ये कंडेंसर को हम लोग कनेक्ट करेंगे कनेक्टर से, और इस कनेक्टर को हम लोग डालेंगे डायरेक्टली, इसको हम लोग फिक्स करेंगे डायरेक्टली कोनिकल फ्लास्क में, ठीक है, जिसमें हम लोग को हमारा लिक्विड कलेक्ट करना है। ओके, सॉलिड तो यहीं पर बच जाएगा बेचारा। अब शुरुआत करते हैं प्रोसेस को। अब आपको पता चलेगा कि कैसे भाई सॉलिड यहां पर बचेगा, कैसे लिक्विड यहां पर चला जाएगा। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, हीट करना शुरू करेंगे। हीट करने पर क्या होगा, हमको तो पता है इवापोरेट होता है ना लिक्विड, सेम उसी तरह से यहाँ पर भी हमारा वाटर इवापोरेट होना शुरू हो जाएगा। धीरे 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 इवापोरेट होते 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 एक टेम्परेचर ऐसे आएगा जहां पर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो तब तक के लिए कहानी क्या होगी, वाटर के वेपर्स इवापोरेट होते रहेंगे होते रहेंगे होते रहेंगे, और वो ऊपर ऊपर यहाँ पर पहुंचेंगे। ओके, अब पहुंचने पर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचने तक भी क्या होगा, वो कहानी बता रहा हूं मैं। शुरुआत कर लिया हम लोगों ने हीट करने को, वाटर उसके वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड वाटर। ओके, वेपर्स ऊपर ऊपर जा रहे हैं, ऊपर से इस कंडेंसर में उनका प्रवेश हो रहा है। अब कंडेंसर में हम लोग क्या कर रहे हैं, इन्हीं वेपर्स को कंडेंस कर रहे हैं। देखो कंडेंसर नाम से पता चल रहा है कंडेंसेशन का काम करेगा। ओके, इसके नाम से इसका काम हम बता सकते हैं। तो कंडेंसेशन मतलब क्या होता है भाई, गैस से लिक्विड में भेजना सब्सटेंस को। तो ये वाटर वेपर जो है इसको गैस से लिक्विड में भेजेगा, पर भेजने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें कूल करना पड़ेगा गैस को। अब ये कूलिंग का काम कौन करेगा भाई, अभी बताया था मैंने, पानी करेगा। दिख रहा है ये पानी, इसके लिए तो रखा है हम लोग ने इसमें, पर ये पानी का ना एक प्रॉब्लम है। ओके, अब देखो अगर ये वेपर्स यहाँ से चले जाएंगे और हम लोग इतना ही पानी रखेंगे इसमें, तो पानी थोड़ी देर के बाद गर्म हो जाएगा, क्योंकि ये जो वेपर्स है ना, ये अपनी हीट पानी को दे देंगे, खुद कूल होंगे, खुद लिक्विड फॉर्म में चले जाएंगे। पर अल्टीमेटली एक टाइम के बाद पानी इतना गर्म हो जाएगा कि अब ये वेपर जब इसमें से पास होंगे तो पानी और हीट नहीं ले पाएगा। पानी बोलेगा बस मेरा खत्म, मतलब मेरा कैपेसिटी खत्म, अब मैं तुम्हारी हीट लेके तुमको लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकता, तो प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर अपने को लिक्विड आना बंद हो जाएगा, राइट। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पानी को हमको सर्कुलेट करते रहना पड़ेगा, गर्म पानी को बाहर निकालना पड़ेगा, ठंडे पानी को अंदर भेजना पड़ेगा, करेक्ट। अब ये ठंडे पानी को अंदर और गर्म पानी को बाहर कैसे भेजे, ओके, दो इनलेट्स दिए हुए, पर और थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी इनलेट से पानी अंदर नहीं भेज सकते और कोई भी इनलेट से बाहर नहीं भेज सकते, क्योंकि हमारा मोटिव क्या है वो याद रखना है हमें हमेशा, कि हमें क्या करना है, एंड में यहां पर हमें लिक्विड चाहिए, कोनिकल फ्लास्क में हमें चाहिए लिक्विड। तो इस पॉइंट पर हमें चाहिए कि यहां पर हमारा वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हुआ होना चाहिए। ओके, इस पॉइंट पर कंडेंसर के हमें चाहिए हमारा वेपर लिक्विड में ही रहे, ताकि अगर वो यहां पर लिक्विड में रहेगा तो ही फिसल के नीचे चला जाएगा और यहां पर लिक्विड में ही कलेक्ट हो जाएगा। ओके, इस वाले पोजीशन पर अगर वो गैस में रहेगा तो क्या ही फायदा है, फिर तो वो फिर से कंडेंस होगा ही नहीं, यहीं पर अटका पड़ा रहेगा, करेक्ट। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर ठंडा पानी का प्रवेश यहां से करवाते हैं। क्यों, अगर मैंने ठंडे पानी का प्रवेश यहां से करवाया, ओके, ऊपर से, तो यहां पर तो हमारा स्टीम ठंडा पानी को अपना हीट दे देगा, पर ये ठंडा पानी क्या होगा, नीचे चला आएगा इधर तक बाहर आने के लिए। अब ये ठंडा पानी इसने स्टीम यहाँ पर ले लिया है ना, तो अब ये गर्म होगा रहेगा। अब ये गर्म पानी यहाँ पर जब आएगा तो स्टीम यहाँ से ठंडी हो गई रहेगी, लिक्विड में गई रहेगी, यहाँ पर आएगी तो गर्म पानी के कांटेक्ट में आ जाएगी, फिर से स्टीम बन जाएगी। प्रॉब्लम हो गया ना। ओके, तो हमारा डिस्टिलेशन इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि कंडेंसेशन इफेक्टिव नहीं हो रहा है हमारा। ओके, कुछ हमारे वेपर्स फिर से गैस में बदल जाएंगे, थोड़े बहुत चाहिए तो हो सकता है लिक्विड में फिर से चले जाए, तो इफेक्टिव नहीं होगा। इसीलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। नीचे से ठंडा पानी भेजेंगे तो क्या होगा, भले यहाँ पर पानी यहाँ से ऊपर जा रहा है और यहाँ से बाहर निकल रहा है, तो यहाँ से गर्म पानी भले निकले, क्योंकि यहाँ पर भी तो स्टीम गर्म ही है, तो ये गर्म पानी अगर उसका हीट ना भी ले तो भी चल जाएगा, पर यहाँ पर स्टीम आते आते उसका हीट वाटर ने लेना ही चाहिए। ओके, क्योंकि यहाँ पर अगर वो हीट लेगा तो स्टीम ठंडी हो जाएगी, फटाक से लिक्विड बन के निकल जाएगी। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर से कूल वाटर इनलेट से हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं एज एन इनलेट, यहाँ से हम लोग ठंडा पानी भेज देते, यहाँ से गर्म पानी भेज देते। ओके, समझ में आ गया आपको पूरा लॉजिक। ओके, अब इसी को हम लोग कहते हैं लाइविक कंडेंसर, नाम भी बहुत मजेदार है, देखो। ओके, अब जो हम लोग पानी इस तरह से 100 डिग्री सेल्सियस तक तो ये कहानी रहेगी, वेपर जाएंगे, कंडेंस होंगे, लिक्विड बनेगा।
100 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया तो हमको पता है पानी का बॉइलिंग पॉइंट है, अब टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। अब जब तक यहां से पूरा पानी खत्म नहीं होता तब तक टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, पूरा का पूरा लिक्विड वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और ये वेपर जाके कंडेंस होंगे। ओके, तब तक हमारा टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा और ये सब प्रोसेस होते रहेगा। पूरा का पानी यहाँ से निकल जाएगा, वेपर में कन्वर्ट होगा और यहाँ पर लिक्विड वाटर बनेगा और हम लोग यहाँ पर कलेक्ट कर सकते हैं पानी को। तो यहाँ से पूरा का पूरा पानी निकलने के बाद क्या बचेगा, यहाँ पर सॉल्ट, खत्म। तो सॉल्ट भी किया हम लोग ने अलग और पानी भी किया हम लोग ने अलग, करेक्ट। ये जो पानी हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं या फिर ये जो लिक्विड हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं डिस्टिलेशन में, इसको हम लोग डिस्टिलेट कहते हैं, ठीक है। तो देखो दोनों भी कंपोनेंट्स हम लोग ने अलग अलग कर लिए। चलो अब हमें अगर लिक्विड होमोजीनियस मिक्सचर को अलग करना होगा तो भी हम लोग डिस्टिलेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, कैसे, देखो लिक्विड होमोजीनियस मिक्सचर मतलब ऐसा मिक्सचर जिसमें लिक्विड और लिक्विड दोनों भी एकदम अच्छे से तरह से घुल गए हुए हैं, उस मिक्सचर का कंपोजिशन एकदम यूनिफॉर्म है। ओके, पर जब हम लोग डिस्टिलेशन करना चाहते हैं ऐसे दो लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए, हमें एक चीज को एंश्योर करना है कि उन लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट्स का जो डिफरेंस है वो 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। बस ये जो चीज है हमें बस दिमाग में रख के डिस्टिलेशन को कैरी आउट करना है। अब इसमें थोड़ी बहुत चीज बदलेगी। ओके, यहाँ पर थर्मोमीटर का रोल थोड़ा और अच्छा प्ले होगा। ओके, देखो कैसे, सेम अपैरेटस, सब कुछ सेम। राउंड बॉटम फ्लास्क लिया मैंने, कनेक्टर लिया, थर्मोमीटर कनेक्ट किया, एक एंड राउंड बॉटम फ्लास्क में कनेक्ट किया, दूसरा थर्मोमीटर में लगा दिया दूसरे एंड में, तीसरे में कंडेंसर लगा दिया, कंडेंसर का ये आउटलेट ये इनलेट, लॉजिक वही बिल्कुल सेम इनलेट और आउटलेट का। ओके, और उसके बाद कनेक्टर से कनेक्ट कर दिया कोनिकल फ्लास्क को, सब कुछ सेम, बस यहाँ पर मिक्सचर जो है वो लिक्विड होगा भाई साहब। ओके, तो अगर आप में मेरा मिक्सचर एक्स और वाई कंपोनेंट से बना हुआ है, एक्स सपोज 50 डिग्री सेल्सियस है उसका बॉइलिंग पॉइंट, वाई का है सपोज 90 डिग्री सेल्सियस। ओके, देखो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट्स का डिफरेंस इज मोर देन 30 डिग्री सेल्सियस, तो भाई डिस्टिलेशन से इनको सेपरेट कर सकते हैं। मैंने ले लिया दोनों भी लिक्विड्स को इसके अंदर और हीट करना शुरू कर दिया, सेम प्रोसीजर। हुआ क्या भाई, 50 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर पहुंचने गया तो उस टाइम पर 50 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर दिख गया मुझे। ओके, तो क्या होगा, एक्स जो कंपोनेंट है हमारा, एक्स लिक्विड जो है वो उसके वेपर्स में अब बदलना शुरू, मतलब उसके वेपर्स में अब वो कन्वर्ट तो हो ही रहा है, पर अब इसके परे, इस टेम्परेचर के परे अब वो लिक्विड नहीं रह पाएगा। ओके, यहाँ पर एक्स अब लिक्विड में एग्जिस्ट नहीं करेगा, इस टेम्परेचर के ऊपर वो गैस ही बनेगा। तो यहाँ से जब तक पूरा का पूरा एक्स जो है हमारा निकल नहीं लेता, ओके, सपोज एक्स और वाई लिख देता हूँ यहाँ पर, थोड़ा बहुत अच्छा लगे, मतलब समझ में आए इसीलिए। ओके, तो जब तक यहां से एक्स की जान निकल नहीं जाती तब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हमको पता है बॉइलिंग पॉइंट जो लिक्विड होता है, लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ओके, तो जब बॉइलिंग होती हुई रहती है तो बॉइलिंग होती है बॉइलिंग पॉइंट पर, और जब बॉइलिंग होती है तब जो टेम्परेचर होता है लिक्विड का वो कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पर अब बॉइलिंग होना शुरू होगा क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट 50 डिग्री सेल्सियस है, और अब ये टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तब तक जब तक ये पूरा का पूरा एक्स जो लिक्विड फॉर्म में यहाँ पर है वो पूरा का पूरा गैसेस फॉर्म में बदलता नहीं तब तक। तो यहाँ से एक्स के वेपर्स आना शुरू हो जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे, कंडेंस होंगे और यहाँ पर हमें एक्स मिल जाएगा। ओके, तो ये चलते रहेगा, क्योंकि अब तक 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर टिका हुआ है, तो इसका मतलब अभी भी एक्स का ही बॉइलिंग हो रहा है। जिस पॉइंट पर 50 से टेम्परेचर ऊपर चला गया, समझ जाओ एक्स का बॉइलिंग खत्म हुआ है, क्योंकि अगर बॉइलिंग खत्म हुआ है तो टेम्परेचर अब कांस्टेंट होना बंद हो जाएगा। अब वाई शुरू हो जाएगा वेपराइज होना, तो फटाक से कोनिकल फ्लास्क हटा दो, नया कोनिकल फ्लास्क लगा दो, और यहाँ पर वाई अब होगा वेपराइज होना शुरू। फिर वही कहानी चलती रहेगी, वाई के वेपर्स बनेंगे, 80 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर टिका रहेगा एक पॉइंट के बाद, 50 के बाद टेम्परेचर इंक्रीज होते रहेगा, वेपर्स फॉर्म होते रहेंगे। पर 80 डिग्री सेल्सियस जब पहुंचेगा, क्योंकि वाई का 90 डिग्री सेल्सियस जब पहुंचेगा तो वाई का क्या है बॉइलिंग पॉइंट 90 डिग्री सेल्सियस, तो 90 डिग्री सेल्सियस पर रुकेगा जाके टेम्परेचर, और पूरा का पूरा लिक्विड जो वाई है हमारा वो जब तक पूरा गैस में खत्म नहीं हो जाता, बदल नहीं जाता, तब तक 90 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। और यहाँ से पूरा का पूरा हमारा लिक्विड जो वाई है वो कन्वर्ट होकर वेपर्स के वाई, मतलब वेपर्स वाई के वेपर्स बनेंगे, कंडेंस होंगे, और हम लोग अलग से दूसरे कोनिकल फ्लास्क में उसको भी कलेक्ट कर लेंगे। तो पूरा वाई यहाँ से खत्म होगा, सारे वेपर्स यहाँ पर जाएंगे एक एक करके, थोड़े करके कंडेंस होके वाई का लिक्विड बनेगा। तो यहाँ से सब कुछ खाली, और हमारे दो अलग अलग फ्लास्क में एक्स और वाई अलग अलग हम लोग ने सेपरेट कर लिए। ओके,
तो एग्जैक्ट सेम प्रिंसिपल, बस थर्मोमीटर का रोल यहां पर अच्छा खासा है, उसके ऊपर ध्यान देना है और समझना है चीजों को कि भाई डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट जब 30 से ज्यादा है तब ही हम डिस्टिलेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो आपके मन में आया होगा सर अब अगर डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट 30 डिग्री से कम होगा तो इस क्वेश्चन का भी हमारे पास आंसर हम लोग ने क्लास 7th में निकाला था। हम लोग करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ओके, जब डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट दो लिक्विड्स का कम हो देन 30 डिग्री सेल्सियस। ओके, वही सेम लिक्विड लिक्विड मिक्सिबल होंगे दोनों भी, लिक्विड लिक्विड होमोजेनियस मिक्सचर। ओके चलो, तो अब एग्जांपल लेता हूं मैं अल्कोहल का और पानी का, क्योंकि देखो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है 78 डिग्री सेल्सियस, पानी का है 100 डिग्री सेल्सियस, तो डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट 22, तो कम ही है देन 30। अब करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब इसमें हम लोग एक चीज अलग करते हैं डिस्टिलेशन से, इसीलिए इसका डिस्टिलेशन का बड़ा भैया बोलते हैं। क्यों? हम लोग इस राउंड बॉटम फ्लास्क और इस कनेक्टर के बीच में, बाकी का सब कुछ सेम, इन दोनों के बीच में लगाते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ओके, अब ये जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है कैसा होता है, हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली कोई भी ऐसा एक ट्यूब ले सकते हैं, जैसे हम लोग ने यहाँ पर एक ट्यूब लिया था ग्लास का ट्यूब, और उसमें ग्लास के बीड्स भर दो भाई साहब। ओके, तो खत्म हो गया अपना फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। क्या काम होता है इसका, सिंपली एक शब्द में बताओ तो ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो है ना, क्या होगा, देखो बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस है वो थोड़ा कम है ना, तो जब शुरुआत में हम लोग हीट करना शुरू करेंगे, अल्कोहल और वाटर के मिक्सचर को मैंने लिया, बाकी के सारी चीजें सेम, इनलेट आउटलेट सब कुछ सेम। ओके, पर जब मैं हीट करना शुरू करूंगा तब जब 70 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर आ जाएगा, ओके, तो क्या होगा, अल्कोहल के वेपर्स तो बनना शुरू हो ही जाएंगे पक्का, पर वाटर के भी थोड़े बहुत वेपर्स ज्यादा बनना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि करीब है ना इसका बॉइलिंग पॉइंट, तो इतने टेम्परेचर पर वाटर भी अच्छा खासा वेपर्स बना लेता है। तो अगर हमें ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम ना रखूं, डायरेक्टली ये वेपर्स को पास करवा दूं, तो ये कनेक्टर से डायरेक्टली दोनों अल्कोहल के भी और वाटर के भी वेपर्स चले जाएंगे, और फिर क्या होगा, दोनों के वेपर्स कंडेंस होंगे और दोनों भी फिर से लिक्विड फॉर्म में यहाँ पर मिल जाएंगे। तो हमारा सेपरेशन अच्छा हुआ क्या, नहीं हुआ, यहाँ पर भी अल्कोहल वाटर है और यहाँ पर भी थोड़ा बहुत अल्कोहल वाटर मिल ही रहा है, तो कहाँ सेपरेट किया हम लोग ने। तो इसको अवॉइड करने के लिए, जो वाटर के वेपर्स यहाँ पर ऊपर पहुंच रहे हैं ना, इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा देते हैं। ओके, अब इसके पीछे का इन डेप्थ कॉन्सेप्ट समझने की फिलहाल तो जरूरत नहीं है आपको। ओके, तो बस आपको समझना है कि फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूज क्यों करते हैं। ओके, वाटर के वेपर्स को अवॉइड करने के लिए, शुरू तो अल्कोहल के वेपर्स चले जाए इसीलिए। ओके, लोअर बॉइलिंग पॉइंट जो कंपोनेंट है हमारा अल्कोहल यहाँ पर, उसके ही वेपर्स पहले चले जाए, इसके लिए हम लोग फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूज करते हैं। तो सबसे पहले अब इसके वजह से क्या होगा, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम की वजह से लोअर बॉइलिंग पॉइंट कंपोनेंट पहले चला जाएगा ऊपर, लोअर बॉइलिंग पॉइंट कंपोनेंट के वेपर्स मतलब अल्कोहल के वेपर्स पहले चले जाएंगे इस तरह से। ओके, 70 डिग्री सेल्सियस पर टिका रहेगा टेम्परेचर जब तक पूरा का पूरा अल्कोहल यहाँ से हट नहीं जाता, लिक्विड अल्कोहल पूरा का पूरा खत्म नहीं होता यहाँ तक, तो ये ऐसे ही चलते रहेगा, अल्कोहल के वेपर जाते रहेंगे, अल्कोहल कंडेंस होते रहेगा, यहाँ पर हम लोग कलेक्ट करते रहेंगे। जिस पॉइंट पर हमको दिख गया कि भाई 78 के ऊपर टेम्परेचर जाना शुरू हो गया है, बस कोनिकल फ्लास्क बदल दो। अब क्या होने शुरू हो गया है, अब अल्कोहल खत्म हो गया इधर से, अब पानी का वेपराइजेशन होना शुरू हो गया, अब पानी के वेपर्स बनना शुरू हो गए। फिर एक टेम्परेचर आएगा भाई 100 डिग्री सेल्सियस, उस टेम्परेचर पर भाई ओके, उसके परे टेम्परेचर जाएगा नहीं जब तक यहाँ से पूरा का पूरा पानी खत्म नहीं होता। तो वो दूसरा फ्लास्क तो हम लोग ने लगा दिया है, तो पूरा का पूरा पानी खत्म होगा, मतलब क्या, सारा पानी लिक्विड वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा धीरे धीरे करके, एक एक करके, और फिर हम लोग को लिक्विड वाटर मिल जाएगा दूसरे कोनिकल फ्लास्क में। तो इस तरह से हम लोग ने क्या किया, जो दो लिक्विड्स हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट करीब है उनको भी सेपरेट किया बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम की मदद से। ओके, और यही मेथड हम लोग यूज करते हैं, जो गाड़ी में भ्रम भ्रम करके आप पेट्रोल यूज करते हो ना, उसको सेपरेट करने के लिए फ्रॉम द क्रूड ऑयल। ओके, तो हमारे क्रूड ऑयल या फिर पेट्रोलियम जिसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग सेपरेट करते हैं कई सारे अच्छे कंपाउंड्स में। ओके, जिसमें से कुछ है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, जो हम लोग यूज भी करते हैं बहुत सारा। ओके, तो ये जो सेपरेशन है ये होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इन शॉर्ट, लिक्विड जो हमारे होमोजीनियस मिक्सचर्स है उनको हम लोग भले डिस्टिलेशन हो भले फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो, सेपरेट किस बेसिस पर कर रहे हैं, उनके बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस के बेसिस पर। अगर बॉइलिंग पॉइंट दोनों का सेम होगा ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। ओके, तो फिर दोनों भी वेपराइज होना शुरू हो जाएंगे, तो हम लोग रोक नहीं पाएंगे दोनों के वेपर्स को, थोड़ा बहुत डिफरेंस तो होना ही चाहिए। तो उनके डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पर हम लोग उनको सेपरेट कर रहे हैं। अगर डिफरेंस कम होगा तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूज कर रहे हैं हम लोग, ताकि हम लोग लोअर बॉइलिंग पॉइंट कंपोनेंट को पहले भेज पाए। ओके, हायर बॉइलिंग पॉइंट वाला कंपोनेंट जो है वो बाद में चला जाए। अगर अच्छा खासा डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट में तो भाई सिंपली डिस्टिलेशन यूज कर लो,
उससे क्या होगा, लोअर बॉइलिंग पॉइंट कंपोनेंट ही पहले निकल जाएगा, हायर बॉइलिंग पॉइंट कंपोनेंट नहीं निकलेगा। क्लियर क्लियर। तो हो गई पूरी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की कहानी खत्म। चलो और एक इंटरेस्टिंग सा मेथड हम लोग समझते हैं, सेपरेटिंग फेनल। ये भी हम लोग ने पढ़ लिया है। ओके, कब यूज करते हैं, जब लिक्विड लिक्विड हेटेरोजेनियस मिक्सचर हो। अब होमोजेनियस से हम लोग ने आगे बढ़ के आ गए, तो हेटेरोजेनियस मतलब क्या, हम लोग को तो बताइए, ऑयल एंड वाटर एग्जांपल से ही समझ में आ जाएगा आपको। तो अगर ऑयल एंड वाटर लो तो ये लिक्विड लिक्विड हेटेरोजेनियस मिक्सचर है, इनको सेपरेट कैसे करेंगे, इन दोनों की डेंसिटीज में फर्क होगा, राइट। तो जब लिक्विड लिक्विड हेटेरोजेनियस मिक्सचर है और वो जो लिक्विड है उनकी डेंसिटीज डिफरेंट है, सेपरेटिंग फेनल लेके आ जाओ, ऐसे कुछ दिखता है ये। ओके, तो ये जो सेपरेटिंग फेनल है क्या करेंगे हम लोग, ओके, ऐसा कुछ स्टॉप कॉक होता है यहाँ पर, तो इसमें हम लोग उस मिक्सचर को डालेंगे, हमारे लिक्विड लिक्विड हेटेरोजेनियस मिक्सचर को, थोड़ा बहुत सब्र करेंगे, धीरज रखेंगे, ताकि ये जो लिक्विड्स है वो अलग अलग लेयर्स में सेपरेट हो जाए बेस्ड ऑन देयर डेंसिटीज। ओके, बेस्ड ऑन देयर डिफरेंस इन द डेंसिटीज। ओके, तो ऑयल एंड वाटर में, या फिर हम लोग अगर सपोज केरोसिन और वाटर की बात कर रहे हैं, तो इसमें केरोसिन की डेंसिटी कम है। ओके, तो केरोसिन कम डेंस है ना, तो वो ऊपर का लेयर फॉर्म कर देता है। ओके, यहां पर, और वाटर ज्यादा डेंस है तो वो नीचे धंस जाता है। ओके, तो नीचे का लेयर फॉर्म करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे करके पानी को निकालेंगे हम लोग। ओके, बिना हिलाए डुलाए। ओके, ये लेयर ऊपर का लेयर वैसे ही इंटैक्ट रहना चाहिए, नीचे का लेयर धीरे धीरे करके निकालेंगे। पूरा का पूरा पानी हम लोग बीकर में निकाल लेंगे। ठीक है, पूरा का पूरा पानी निकालने के बाद क्या होगा, सिर्फ ये ऊपर का लेयर बचेगा अब। ओके, तो देखो सिर्फ ऊपर का लेयर बचेगा। तो सिर्फ ऊपर का लेयर देखो यहां पर बच गया अब। ठीक है, तो हम लोग अब बीकर चेंज कर देंगे। अब इसमें पानी था, मैंने अलग बीकर ले लिया। ठीक है, अब इस अलग वाले बीकर में मैं लूंगा, मैं अब स्टॉप कॉक खोलूंगा और उसमें अब मैं केरोसिन कलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, तो किस तरह से हम लोगों ने सेपरेशन किया, सिंपल। ओके, बस ध्यान रखना है, सब्र करना है, ताकि सेपरेशन हो जाए अलग अलग लेयर्स में। क्लियर। चलो, तो डिस्टिलेशन सेपरेटिंग फनल वाला मेथड भी हो गया। ओके, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअल चीजें देखी, थोड़ा सेपरेटिंग फनल में भी कॉन्सेप्चुअल चीजें देखी। अब हम लोग आ रहे हैं एक नए वाले टेक्निक पर। ओके, लेटेस्ट टेक्निक टाइप है कुछ सेपरेशन का। ओके, इसका नाम है क्रोमैटोग्राफी। अब हाल ही में इसी का बहुत इस्तेमाल होता है, ओके, सेपरेट करने के लिए मिक्सचर्स को। तो अब देखते हैं क्या है भाई क्रोमैटोग्राफी। तो क्रोमैटोग्राफी इस शब्द का मीनिंग होता है कलर राइटिंग। ठीक है, तो अब ये नाम पड़ा है शब्द का। ओके, ऐसा इसका मतलब तो वैसा होता नहीं है। ओके, तो क्यों ऐसा नाम पड़ा है, क्योंकि ना शुरुआत में हम लोग उन मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए क्रोमैटोग्राफी यूज किया करते थे जिन मिक्सचर में जो कंपोनेंट से जो मिक्सचर बना हुआ है वो कलर्ड कंपोनेंट्स है। ओके, पर अब हाल ही में हम लोग ऐसे भी मिक्सचर्स क्रोमैटोग्राफी से सेपरेट करते हैं जिन मिक्सचर्स के कंपोनेंट कलर्ड नहीं है तो भी चलेगा। ओके, समझ में आ गई। तो क्रोमैटोग्राफी नाम जो कलर राइटिंग पड़ा है वो इसके वजह से पड़ा था। ओके, क्योंकि हम लोग कलर्ड कंपोनेंट वाले मिक्सचर सेपरेट करते थे शुरुआत में, अब ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो वो तो नाम का चलो स्टोरी जाने दो, उसमें उतना कुछ दिलचस्पी है नहीं। हमें दिलचस्पी है भाई प्रिंसिपल में, क्रोमैटोग्राफी काम कैसे करता है। ओके, तो ये चीज थोड़ी समझनी जरूरी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। ओके, तो जो हमारे मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स है वो किस बेसिस पर सेपरेट किए जाते हैं, यही होता है प्रिंसिपल। ओके, कोई भी सेपरेशन टेक्निक का प्रिंसिपल क्या है, उस सेपरेशन टेक्निक का इस्तेमाल हम लोग जिस मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए कर रहे हैं उस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट हम लोग मतलब किस बेसिस पर कर रहे हैं। करेक्ट, सेपरेटिंग फनल वाला मेथड हम लोग ने यूज किया था कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए मिक्सचर के, वो किस बेसिस पर किया था कि भाई जब कंपोनेंट्स हमारे लिक्विड लिक्विड हो, इमिसिबल हो, अलग डेंसिटी के हो, तब यूज कर सकते हैं। यही प्रिंसिपल है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल क्या है, हम लोग कंपोनेंट्स जो है मिक्सचर के वो सेपरेट करते हैं किस पर बेस्ड ऑन देयर रेट ऑफ फ्लो ओवर द स्टेशनरी फेज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मोबाइल फेज। ओके, ये चीज आपको समझनी है क्रोमैटोग्राफी में। अब ये चीज समझाने के लिए हम लोग एक्चुअल में क्रोमैटोग्राफी कैसी होती है वो देखते हैं। चलो, ओके, तो उसका एक टाइप हम लोग को समझना है हमारे सिलेबस में, तो वो समझ लेते हैं। उसको जो समझेंगे ना हम, तब हम लोग प्रिंसिपल समझ जाएंगे। ओके, ये क्या है रेट ऑफ फ्लो, ओके, स्टेशनरी फेज क्या है, मोबाइल फेज क्या है। ओके, तो ये जो कंपोनेंट्स का रेट ऑफ फ्लो है ओवर द स्टेशनरी फेज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मोबाइल फेज एक्चुअल में क्या होता है, वो सारी चीजें हम लोग समझेंगे करके। ओके, क्रोमैटोग्राफी करके देख के। तो देखो, पेपर क्रोमैटोग्राफी करने के लिए कुछ ज्यादा हाई फाई चीजें चाहिए नहीं हमें, सिंपली एक फिल्टर पेपर चाहिए
ओके अब ये मैंने ऐसे क्यों लगाया ऊपर मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर बाद। आप ग्लास बीकर ले लो या फिर एक सिंपल ग्लास ले लो आपके घर में जो भी रहेगा वो, ओके एक ब्लैक स्केच पेन और बात बन जाएगी, आप पेपर क्रोमेटोग्राफी समझ जाओगे। ओके तो करना क्या है, मैंने फिल्टर पेपर को थोड़ा अच्छी तरीके से कट किया है। तो इसमें ना मैं क्या करूंगा, मैं एक लाइन खींच रहा हूं, तो एक स्ट्रेट ऐसी लाइन खींच लो आप सिंपली, ठीक है मैंने ऐसे खींच ली, थोड़ा बहुत ऊपर ही खींचना है, ज्यादा भी नीचे नहीं खींचना है। उस लाइन के बरोबर बीच में साइड में जहां पर भी आप चाहो, मोस्टली आप बीच में ही करना क्योंकि अच्छा होगा फिर सेपरेशन। तो लाइन के बीच में आप एक ऐसा ब्लैक आपके स्केच पेन से एक मार्क बना दो ऐसे डॉट। ओके तो आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है चलेगा। चलो तो अब क्या करना है, इस ग्लास में हम लोग थोड़ा पानी लेंगे। अब पानी इस तरह से लेना है ना कि भाई साहब पानी थोड़ा कम ही लेना है शुरुआत में, ज्यादा पानी नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग इस पेपर को डिप करेंगे ना तो हम लोग एक चीज इंश्योर करेंगे कि ये जो लाइन है ना इसके नीचे ही होना चाहिए हमारा पानी का लेवल, ऊपर नहीं होना चाहिए। क्लियर बात समझ में आ गई? तो मैंने थोड़ा सा ही पानी लिया है शुरुआत में और फिर मैं अब इस पेपर को डिप कर रहा हूं। ओके दिख रहा है आपको? तो आपको बस ध्यान देना है कि इसको मैं डिप करने के बाद ये जो ब्लैक का स्पॉट है, ब्लैक इंक का स्पॉट, हमारे ब्लैक स्केच पेन का स्पॉट, उसमें क्या हो रहा है। ओके तो मैं धीरे धीरे पेपर को डिप कर रहा हूं। चलो पानी में डिप हो गया मेरा पेपर। ओके ठीक है तो मैंने अब क्या कर लिया मालूम है, इसी को मैंने ऐसे बस एक सपोर्ट देने के लिए पेंसिल से अटका लिया यहां पर। क्यों? क्योंकि देखो ये जो फिल्टर पेपर मैंने रखा हुआ है ना, ये किसी और चीज से टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगल बगल में भी थोड़ा ग्लास में पानी है तो वहां से पानी यहाँ फिल्टर पेपर पर लगना नहीं चाहिए। जो भी पानी है नीचे से ऊपर तक आना चाहिए। तो आप देख सकते हो, देखो यहां पर नीचे से पानी अब ऊपर जा रहा है। ओके मोबाइल फेज है हमारा, यहाँ पर ये जो पानी है वो, और ये जो स्टेशनरी फेज हमारा पेपर हम लोगों ने लिया है वो है हमारा स्टेशनरी फेज। मोबाइल फेज क्यों? क्योंकि पानी मूव हो रहा है। ओके और स्टेशनरी फेज हमारा पेपर क्योंकि वो स्टेशनरी है वहां पर। करेक्ट। अब ये जो मोबाइल फेज है हमारा, ये स्टेशनरी की फेज के ऊपर रन हो रहा है, और रन होते होते जो हम लोग ने चीज रखी है, ओके जो भी मिक्सचर हम लोग ने डाला हुआ है पेपर पर सेपरेट होने के लिए, जैसे मैंने ब्लैक ओके इंक ले ली और ब्लैक इंक को मैंने बस पुट कर दिया। ब्लैक स्केच पेन में ब्लैक इंक होती है, तो ब्लैक इंक मैंने ले ली और ब्लैक इंक मैंने यहाँ पर पॉइंट पर डाल दी उसको सेपरेट करने के लिए। ओके तो धीरे धीरे हमारा पानी जो है मोबाइल फेज रन होगा थ्रू द फिल्टर पेपर, ओके हमारे स्टेशनरी फेज के ऊपर, और हमारे ब्लैक इंक जो भी डाइस से बनी हुई है, जो अदर कलर के डाइस से बनी हुई है, वो डाइस धीरे धीरे सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे। ओके तो आप थोड़ा ध्यान से देखना, शायद आपको सेपरेशन दिखना शुरू हो गया रहेगा। ओके क्योंकि मुझे यहाँ से दिख रहा है, देखो अब ब्लैक जो कलर था उसमें से कई सारे कलर्स अब ऊपर उठने आने शुरू हो गए। तो थोड़ा टाइम लगता है पानी को भी रन करने के लिए, पर इतना ज़्यादा भी नहीं लगता, क्योंकि देखो थोड़ी देर में देखो पानी अच्छा खासा रन हो गया है हमारे फिल्टर पेपर के ऊपर से। बस हमें थोड़ा ध्यान देना है कि फिल्टर पेपर कहीं पर टच ना हो। इससे अच्छा अगर आपको ध्यान नहीं देना है तो अच्छे से पानी को, मतलब जो भी ग्लास ले रहे हो आप उसको अच्छे से पोंछ लो पहले। ओके तो बात बन जाएगी। तो अननेसेसरी ध्यान नहीं देना पड़ेगा कि भाई फिल्टर पेपर टच हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप देख पा रहे होंगे ग्लास के अंदर भी आपको दिख रहा होगा, देखो ब्लैक कलर का जो हमारा इंक था वो कैसे सेपरेट हो गया अलग अलग कलर्स में। अब मैं उसको बाहर निकालता हूँ थोड़ा। ओके तो मेरे सॉल्वेंट रन हुआ है, देखो यहां तक रन हुआ है ऑलमोस्ट। ओके थोड़ा और करीब से देखने पर आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मेरे को दिख रहा है ये ड्राई पेपर है ऊपर का, ये वेट पेपर है नीचे का। ओके तो फिलहाल तो अभी हम लोग को और एडवांस नहीं पढ़ना है क्रोमेटोग्राफी में चीजों को, पर ये चीज समझनी जरूरी है कि भाई जो सॉल्वेंट जहां तक रन हो रहा है वो चीज मार्क करके रखनी होती है। अब ये जो अलग अलग स्पॉट्स हमको दिख रहा है आपको, यहाँ पर पिंकिश रंग कलर का कुछ है, यहाँ पर येलोइश है, फिर ग्रीन है, फिर ब्लू है, इन सारे कलर से हमारा ब्लैक कलर बना हुआ है। नीचे थोड़ा सा ब्राउनिश कुछ दिख रहा है। ओके तो ये सारे कलर सब क्या हो गए, सेपरेट हो गए। तो हमारा जो ब्लैक इंक था वो मिक्सचर था ओके इन सारे कलर्स का। तो हम लोग ने पेपर क्रोमेटोग्राफी की मदद से अलग अलग कंपोनेंट्स जो अलग अलग कलर्स है ब्लैक इंक में, उनको सेपरेट कर दिया। उसके बाद करना क्या है, ओके इसको ड्राई करना है। अब इसको मैं ऐसे सुखा के रखूंगा। ओके आप चाहिए तो फैन के नीचे रख दो, जिसके भी नीचे रख दो। ड्राई करने के बाद इसको हम लोग कहते हैं क्रोमेटोग्राम। क्लियर? तो ये था
पेपर क्रोमेटोग्राफी हम लोग ने करके देखा। अब ये ऐसा क्यों हुआ वो हम लोग देखते हैं अब आगे। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग ने देखा पेपर क्रोमेटोग्राफी को एकदम परफॉर्म करके, तो हम लोग ने क्या ऑब्जर्व किया, बस मैं ये चीज आपको थोड़ा सा एलोंगेटेड वर्जन में दिखा देता हूँ। ये हमारा फिल्टर पेपर था और हमारा जो ब्लैक इंक था, ओके, जो मैंने यहाँ पर स्पॉट करके रखा था ऐसे, ओके, वो सेपरेट हो गया अलग अलग कंपोनेंट्स में। तो ये ऐसे गायब हो गया यहाँ से और हमें अलग अलग कलर्स मिले, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ओके, नीचे थोड़ा सा ब्राउनिश, फिर पिंकिश, फिर ग्रीनिश और फिर ब्लूइश। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा ब्राउनिश स्पॉट है, फिर पिंकिश स्पॉट है थोड़ा बहुत एकदम। ओके, तो मैं थोड़ा सा रेड कलर ले लेता हूँ, सपोज पिंक इसी को मान लो आप। ओके, फिर है हमारा कौन सा स्पॉट है, फिर थोड़ा सा ग्रीनिश येलो है और फिर ब्लू है। ओके, तो थोड़ा सा ग्रीनिश येलो वाला कलर है। ओके, और फिर थोड़ा सा ब्लू वाला स्पॉट भी दिख रहा है हमको। ओके, डार्क ब्लू वाला भी थोड़ा सा दिख रहा है, राइट, ऐसे। ओके, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू वगैरह वगैरह। तो ये जो अलग अलग कलर से बना हुआ है हमारा ब्लैक इंक, ये थोड़ा सेपरेट हो गया हमारे पेपर पर। तो समझने वाली बात क्या है कि भाई ये सेपरेशन किस बेसिस पर हो रहा है। तो देखो, ये है हमारा स्टेशनरी फेज, राइट, जैसे मैंने बताया आपको हमारा फिल्टर पेपर जो है स्टेशनरी फेज है, राइट। तो इसमें स्टेशनरी फेज, तो ये मोस्टली हमारे सेलुलोज वगैरह से बना हुआ होता है। हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने पानी का लेवल इतना ही रखा ऑलमोस्ट, ओके, टच नहीं होने दिया। ओके, ये आपको इंश्योर करना है। ओके, तो ये वाली चीज आपको याद रखनी थी। और ये जो हमारा पानी था, ये था हमारा मोबाइल फेज। तो हमारा जो मिक्सचर है उसमें जो कंपोनेंट्स है वो, अब मिक्सचर तो हमको पता है अलग अलग प्योर सब्सटेंसेस के कंपोनेंट से बने हुए हैं, मतलब अलग अलग प्योर सब्सटेंसेस से बने हुए होते। तो जो भी हमारा मिक्सचर है यहाँ पर अलग अलग कलर से बना हुआ था। तो ये जो अलग अलग कलर्स है ना, इनका जो फ्लो है, ओके, ओवर द स्टेशनरी फेज, ओके, तो उसका रेट अगर हम लोग देखेंगे, रेट मतलब स्पीड, तो फ्लो की स्पीड देखेंगे तो क्या हुआ, देखो, जब हमको दिख रहा है कि भाई ब्राउन कलर यहीं पर हमको स्पॉट उसका दिखाई दे रहा है और ब्लू कलर ऊपर तक पहुंच रहा है, इसका मतलब ब्लू कलर बहुत फास्ट मूव कर रहा था, इसलिए वो यहाँ पर रुका नहीं, वो मूव करते करते ऊपर तक चले गया। तो उसका स्पीड जो था फ्लो का वो ज्यादा था। ओके, तो यही बस समझना है हमें, जो डिस्टेंस है ना, अगर डिस्टेंस ट्रैवल्ड ज्यादा है तो रेट ऑफ फ्लो ओवर स्टेशनरी फेज, ओके, ज्यादा है। ओके, मतलब स्पीड ज्यादा है। अगर अब स्पीड ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, जो मोबाइल फेज है ना वही लेके जा रहा है इन कंपोनेंट्स को उसके साथ। ओके, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जो चीज ज्यादा दूर तक जा रही है वो मोबाइल फेज में रह के ज्यादा दूर तक जा रही है, इसका मतलब वो मोबाइल फेज से उसका लगाव ज्यादा है। ओके, इसलिए वो ज्यादा टाइम तक मोबाइल फेज में रह रही है। और हमको तो पता है हमारा मोबाइल फेज तो आगे आगे बढ़ रहा है ना, ऊपर ऊपर तक चला गया। ओके, हमारा पानी, तो अगर हमारा पानी के साथ जितना ज्यादा दूर जो कंपोनेंट जा रहा है, उसका मतलब उस कंपोनेंट का पानी के साथ लगाव ज्यादा है। लगाव ज्यादा है मतलब वो ज्यादा सोल्यूबल है। ओके, तो यही चीज है, तो सोल्यूबल, मोर सोल्यूबल। तो जो कंपोनेंट ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो हमारे मोबाइल फेज में ज्यादा सोल्यूबल है, मोर सोल्यूबल इन मोबाइल फेज। ये आपको चीज समझनी थी। ओके, और यही हमारा प्रिंसिपल है क्रोमेटोग्राफी का कि भाई साहब कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर आर सेपरेटेड बेस्ड ऑन देयर रेट ऑफ फ्लो, स्पीड ऑफ फ्लो ओवर द स्टेशनरी फेज। हम लोग ने देखा ओवर द स्टेशनरी फेज हमारा पेपर क्रोमेटोग्राफी में पेपर था। ओके, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मोबाइल फेज, मोबाइल फेज इनको लेके जा रहा है। ओके, तो अलग अलग कंपोनेंट्स का रेट ऑफ फ्लो अलग अलग है, इसीलिए वो अलग अलग डिस्टेंसेस ट्रैवल करेंगे, अलग अलग डिस्टेंसेस ट्रैवल करेंगे तो अलग अलग, तो वो सेपरेट हो जाएंगे। ओके, और यही तो हमको चाहिए और हम लोग ने कर दिया सेपरेशन। ओके, चलो अब फटाफट हम लोग एडवांटेजेस और एप्लीकेशन देख लेते हैं क्रोमेटोग्राफी के। एडवांटेज जैसे कि भाई थोड़ा सा अमाउंट ऑफ मिक्सचर भी हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। देखा ना हम लोग ने कितना सा ब्लैक इंक ले लिया था पर फिर भी वो भी सेपरेट हो गया था, राइट। दूसरा है कंपोनेंट्स विद वेरी सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज कैन बी सेपरेटेड। देखो अब सारे के सारे तो कलर्स ही थे, रेड कहो, ब्लू कहो, ग्रीन कहो, ये सब डाइज थे। अब डाइज जो है ना इनकी प्रॉपर्टीज काफी सिमिलर है। ओके, पर फिर भी इतने सिमिलर प्रॉपर्टीज होने के बावजूद भी हम लोग ने उनके कंपोनेंट्स को सेपरेट कर पाए विद द हेल्प ऑफ क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी का ये एडवांटेज है कि भाई कंपोनेंट्स की भले सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हो फिर भी हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। ओके, फिर कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर कैन बी आइडेंटिफाइड। ऑब्वियसली हम लोग ने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ब्लैक हमारा जो इंक है वो देख के हम लोग ने आइडेंटिफाई कर लिया कि इस डाई कलर के बना हुआ है।
किस किस डाई कलर से बना हुआ है देखा हम लोग ने, ब्राउन थोड़ा है, थोड़ा पिंकिश है, थोड़ा ब्लू है, थोड़ा ग्रीन है, थोड़ा येलो है, राइट। तो हम लोग ने कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर को भी आइडेंटिफाई कर लिया विद हेल्प ऑफ क्रोमेटोग्राफी। और लास्टली क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर कैन बी डन। अब ये वाला जो चीज है ना, मतलब हम लोग ने जो मिक्सचर लिया है उसमें कौन सा कंपोनेंट कितना है ये भी हम लोग ढूंढ सकते हैं विद हेल्प ऑफ क्रोमेटोग्राफी। पर ये क्रोमेटोग्राफी का सबसे बेसिक वाला चीज हम लोग देखा था पेपर क्रोमेटोग्राफी। ये जो चीज है क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन वाली कि कौन सा कंपोनेंट कितना है हमारे मिक्सचर में, ये थोड़े और एडवांस लेवल क्रोमेटोग्राफीज की टेक्निक जो है उनकी मदद से हम लोग कर सकते हैं। ओके, वो हमको अभी यहाँ पर करनी नहीं, पर इन जनरल एडवांटेजेस में इसका एडवांटेज है, इसलिए मैंने आपको बताया। ओके, उसी तरह से एप्लीकेशंस क्या है भाई, सिंपली सेपरेट करने के लिए, राइट। तो सेपरेट क्या क्या करने के लिए भाई, कलर्स इन द डाई। ओके, अलग अलग कलर्स जो डाई में है उनको सेपरेट किया हम लोग ने, अभी भी वही किया ना, ब्लैक कलर को सेपरेट किया अलग अलग कलर्स में। ड्रग्स फ्रॉम द ब्लड, ब्लड में से ड्रग्स को भी हम लोग सेपरेट कर सकते हैं यूजिंग क्रोमेटोग्राफी। ओके, पिगमेंट्स फ्रॉम द नेचुरल कलर्स, नेचुरल कलर लिया उससे उस नेचुरल कलर के अलग अलग पिगमेंट्स को भी हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। ओके, फिर टू प्यूरिफाई मेनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स भी हम लोग क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों हम लोग इस वीडियो के एंड तक आ गए हैं। हम लोग ने आपके क्लास 8 का जो चैप्टर नंबर 3 था एलिमेंट्स कंपाउंड्स मिक्सचर, इसके जो सारे कॉन्सेप्ट्स आपने अभी तक पढ़ लिए थे क्लास 6 और 7 में, इसको हम लोग ने अच्छे से एक बार गो थ्रू कर लिया, कॉन्सेप्ट्स को फिर से एक बार समझ लिया, ताकि आपके नॉलेज में जो भी कहीं पर गैप रह गया होगा इनकेस वो अब फिल हो गया होगा, तो इसके बाद आपको इन सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, आपको मजा आया होगा मेरे साथ पढ़ने के लिए। पर ये चीज़ आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताना। और जैसे कि आप सभी को पता है, लर्नो मतलब फ्री है पर बेस्ट है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स के साथ, तब तक आप पढ़ते रहो। स्टे ट्यून, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।